आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं यार। और बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो बजट हम बताएंगे आपको। पिछली बार तो भैया टैक्स पेयर को अब तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना, आज कुछ तो भोगे तो इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे हम। इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले आता है। बजट अगले साल का है, मतलब बजट क्या होगा, जाहिर सी बात है ना कि आप प्लानिंग करते हो, पहले पैसा है फिर आप महीने की प्लानिंग करते हो, तो ऐसे ही अगले साल की प्लानिंग है, वो कितना पैसा कहाँ पे देना है। इकोनॉमिक सर्वे उल्टा है, वो पिछले साल का बताता है। तो अभी 2026 का इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की पूरी आपको हेल्थ बताएगा क्या हुआ है अभी तक। तो 1 फरवरी को बजट आएगा, एक ही वॉल्यूम में जो है अब आने लगा है। DEA जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, इसको प्रेजेंट करता है। और ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जो एक तरीके से आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन बताता है देश की। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत अच्छे से इसको छापा है चार्ट्स में। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक चीज़ की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अब जो कोर्स है उसकी क्लासेस परसों से शुरू होगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, बहुत अच्छी आपको जॉब्स मिलती हैं। और परसों तक हम फ्री ई-बुक भी आपको दे रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, फटाक से अवेल करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये हमारा GDP ग्रोथ रेट, ठीक है। एक एक मैं आपको सारी चीज़ें ना समझाता भी चलूँगा। तो जो आप ये देख रहे हो ना कि ये मस्त, अरे यार पेन बढ़िया वाला, ये काला वाला, ये GDP ग्रोथ रेट आप देखिए, ये 2022-23 में कितना है 7.6%, 23-24 में 9.2। याद रखिएगा ये ईयर ऑन ईयर होता है, ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले से हम इतना ग्रो किए हैं। 6.5 होता है 2024 में, 7.4 पिछले साल का, यानी कि जो हमने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, जिससे भाई ग्रोथ अच्छी होगी, GDP अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। देखिए वैसे तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और हर कोई इंडिया में आ ही रहा है, चाहे अमेजॉन हो, गूगल हो, एप्पल, सबने भारत में ज़बरदस्त इन्वेस्ट किया है। अगले साल 6.8 से 7.2 तक रहेगा, 7.2 से ऊपर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अगले साल का एस्टिमेट है। तो ये GDP यानी कि एक तरीके से हम ग्रो ही करते जा रहे हैं। फिर आप देख लीजिए पर कैपिटा मेन है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कितना कमाते हो। तो 2020 में ये 1.69 था इन लाख, और अभी ये 2.20 पे, यानी कि पर कैपिटा इन नेट नेशनल इनकम भी हम बड़े हैं। उसके बाद कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कितना आप साल दर साल ग्रो किए हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है CAGR। तो 2014 से 2024 के बीच में ये दिखा रहा है, और ये बेसिकली फैक्ट्रीज का दिखा रहा है, यानी कि एक छोटी फैक्ट्री एक बड़ी फैक्ट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा 18% जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हालांकि फैक्ट्री तो हर एक चीज़ में काम आती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बट मोर और लेस वो इसी का ही पार्ट होती है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो जिनके पास 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, यानी कि जो बड़ी फैक्ट्रीज है वो बहुत तेज़ी से ग्रो की हैं, और जिनके पास कम है, 100 से कम है, वो उनका ग्रोथ रेट देखिए 1% है, ठीक है ना, और इनका 5% है, ठीक है। अब फैक्ट्री इन ऑपरेशन, कितनी फैक्ट्री है, यानी कि छोटी फैक्ट्री जो है उनके पास फैक्ट्री लगाने की कितनी तेजी से फैक्ट्री लगा रही है। पहले 1 थी, 2 थी, 3 थी। अब छोटी फैक्ट्री को वैसे भी जरूरत उतनी फैक्ट्रीज की होती नहीं है जिनमें 100 से कम है, तो 1% से ग्रोथ है। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों को जरूरत पड़ती तो 5% हो गया। उसके बाद टोटल पर्सन कितने ज्यादा हैं, वो कितने से ग्रो किया है, छोटी फैक्ट्री ने 2% से ग्रो किया है, मतलब और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया, और ये 6% से ग्रो किए हैं। वर्कर्स 2.13% है, 5.93, यानी कि एक तरीके से बड़ी फैक्ट्रियों की ग्रोथ ज्यादा है। अब देखिए बड़ी फैक्ट्री यानी कि बड़ा बिजनेस, यानी कि बड़ा पैसा, तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली सारा पैसा जो है वो बिजनेस में ही लगेगा। तो इसमें भी एक ठीक ठाक आउटलुक देखने को मिल रहा है, बट काफी मिसमैच है। अब इस मिसमैच में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ज्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई, अच्छी बात है ग्रोथ तो कर रही है कम से कम, लेकिन अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि 10 साल का डेटा है, तो फिर छोटी फैक्ट्रियां बंद होने लगती है, फिर मोनोपोली की तरफ हम जाने लगते हैं। फिर आ जाओ बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना पैसा सरकार जो है वो खर्च कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाख करोड़ में है ये। तो भाई इनका इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कि कितना खर्च करेगी कैपिटल बनाने में। जैसे अगर एक आम इंसान, आपके पास एसेट्स होने चाहिए, ठीक है, कैपिटल होना चाहिए। अब कैपिटल किसी भी फॉर्म में आ सकती है, अब जमीन भी आपका कैपिटल ही है, उसको भी आप दे के पैसा आप ले सकते हो, राइट। तो एक तरीके से ये डबल हो गया है 2022 से लेकर 2026 के बीच में, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले 4 सालों में इसको डबल कर दिया है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो पब्लिक स्पेंडिंग हुई है ना इंफ्रा पे, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है। एग्जांपल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार ने फ्लाईओवर बना दिया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो अब उस पर आम इंसान भी चलेगा, किसी का बिजनेस है वो भी लेके जाएगा।
राइट। यानी कि एक चीज आप कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अब रोडवेज और रेलवेज ये आधा है, ठीक है, समझ रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा रोडवेज और रेलवेज पे जाता है और सबसे ज्यादा मदद यही दो करते हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए आप ये मान के चलिए कि जहां पे 2022 में 5.92 लाख करोड़ था, ये अभी 2026 में 11,21,000 करोड़ हो गया। यानी कि एक तरीके से सीधा डबल मारा है यहां पे। पिछले साल भी बढ़िया था, 10.18 था, उससे पिछले साल भी 9.49 था, लेकिन 11.21 पे बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, ठीक है, कि सरकार जो है वो पैसा लगा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रही है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर देश को आगे ले जा रहा है, राइट। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स जो है वो एसेट क्रिएशन, देखिए ये तो भाई इकोनॉमी का रूल है कि इफ यू वांट टू ग्रो देन क्रिएट एसेट्स। जैसे डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, लाइक योर प्रॉपर्टी इज एन एसेट, उसके दाम जो है वो बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे। कार एक लायबिलिटी है, उसके दाम घटेंगे, राइट। विंटेज चीजें वो भी एक आपका एसेट है। जो चीज भाई एसेट क्या होता है ना, जो आपको मस्त रिटर्न दे, सिंपल भाषा में यही बोलेंगे ना, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू मस्त हो। गोल्ड एक एसेट है। तो सरकार, या आम इंसानों के लिए बता रहा हूं, वैसे सरकार के लिए भी बहुत सारे एसेट्स हैं, रोड एंड रेलवेज एसेट है इनका। तो एक तरीके से जो पैसा ये दे रहे हैं, आधे से ज्यादा टोटल कैपेक्स इसी में ही जा रहा है। तो अब ये देखिए रोड, अब देखिए ये यहां पे भी अगेन जो प्रायोरिटी एरियाज है, देखिए 2024 और 2025, ये 2024 वाला है ये वाला कलर, और ये 2025 वाला है। इसमें भी रोड और ट्रांसपोर्ट हाईवे जो 50% है वो ग्रो किया है, यानी कि पिछले साल से ज्यादा ग्रो किया है, ठीक है। रेलवेज भी पिछले साल से थोड़ा ज्यादा ग्रो किया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि रेलवे ट्रेन्स बहुत आ रही हैं, वंदे भारत आई है, स्लीपर, ट्रैक्स पे ज्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखिए ट्रेन लेट्स हैं, ट्रैक्स हमारे पास नहीं है। जितना ज्यादा ट्रैक्स बिछाएंगे, वो ट्रैक्स की हमको ज्यादा जरूरत है। ट्रेन तो बहुत ऑलरेडी हैं हमारे पास। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस भी थोड़ा सा ग्रो किया है। ट्रांसफर टू स्टेट्स की बात करें तो देखिए अच्छा खासा ग्रो किया, जो स्टेट्स को शिकायतें रहती थी कि हमको पैसा नहीं मिलता है। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो वो भी देखिए ग्रो किया है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि पिछले साल जो भी कैपेक्स, यानी कि जो भी सरकार पैसा दे रही है, एसेट क्रिएशन कर रही है, वो ग्रो ही किया है, ठीक है, ग्रो ही किया है। तो ये अच्छी बात है। चलिए अगला देखते हैं। अब स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की बात करते हैं। आप देखिए जीडीपी जो है इस साल हमारी 7.4%, इसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं। यहां पे आप आ जाइए, अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो देखिए 2 साल पहले, 3 साल पहले इन्फ्लेशन, चाहे वो हेडलाइन सीपीआई हो, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, डिमांड साइड, सप्लाई साइड, ठीक है। तो अब कोर इन्फ्लेशन की बात है तो मेन इन्फ्लेशन भाई आपका क्या 4 ± 2 होना चाहिए, 2% से नीचे नहीं होना चाहिए और 4-6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी लगा के। जब बाजार में पैसा ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो पैसा खींचता है कॉन्ट्रैक्शनली, इसको मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और जब बाजार में पैसा कम होता है तो पैसा डालता है। अब ये कैसे करता है, रेपो रेट्स बढ़ा के, मतलब जो रेट्स होते हैं बढ़ा के, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है। अब क्या है कि ये देखिए 3 साल पहले ये 6.5% पे सब के सब, चाहे आप हेडलाइन सीपीआई ले लीजिए 6.65 पे था, चाहे आप कोर इन्फ्लेशन ले लीजिए 6.09 पे था। कोर इन्फ्लेशन गोल्ड और सिल्वर को हटा दिए, वो भी 6.07% पे था। फिर ये कम होना शुरू हुआ, कोविड इफेक्ट था इसलिए ज्यादा भी था, फिर ये थोड़ा सा बढ़ा। अभी देखिए ये बिल्कुल कंट्रोल में है, एब्सोल्युटली। कोर इन्फ्लेशन तो दोस्तों 4.29 है, थोड़ा सा बढ़ा है बट वो भी कंट्रोल में है। कोर इन्फ्लेशन अगर गोल्ड और सिल्वर को हटा दो तो सिल्वर और गोल्ड तो वैसे महंगा ही होता जा रहा है, तो अगर आप उसको वैसे भी इसमें डालोगे तो महंगा ही होगा। तो 2.87% है। तो यानी कि एक तरीके से इन्फ्लेशन हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल में है, और सीपीआई भी 1.7% है। ये दिसंबर तक के आंकड़े हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। फिर उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात आ जाती है। भाई देखो रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू हो। सरकार को पैसा नहीं आएगा तो क्या मतलब है, आप रिटर्न के लिए काम कर रहे हो, जो आपका पैसा बचता है, ठीक है। जैसे आपकी मान लीजिए कि 20,000 रुपये कमा रहे हैं, अब एक एग्जाम्पल बहुत ही तो 20,000 में से आपका 10,000 खर्चे में निकल गया, तो 10,000 आपका रेवेन्यू है एक तरीके से, वही तो पैसा बचा। तो सरकार को पैसा बचना चाहिए जितना भी ये पैसा डाल रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, सब क्या ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है। तो आप देखिए इंटरेस्ट रिसीट जो है ये बड़ी है, बढ़िया है, इंटरेस्ट दिया गया है यहाँ पे, अच्छी बात है। इंटरेस्ट रिसीट का बढ़ना अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लू में है, तो ये अभी भी हल्का हल्का बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो वो अच्छा खासा बड़ा है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया है यानी कि 2% से ऊपर है ये, ठीक है,
यानी कि, और उसके बाद बाकी भी बढ़ा है, यानी कि अगर आप 2026 में और 2022 को कंपेयर करो तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। फिर बैंक्स की बात करें तो भाई देखो, बैंक्स ने कमाल का काम किया है। जहां पे 10 लाख करोड़ से ज्यादा एसेट थे आज से 10 साल पहले, बहुत मुश्किल था, वहां पे बैंक काफी हद तक नीचे लेके आया है। अब देखिए, एक होता है ग्रॉस एनपीए और एक होता है नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब समझ रहे हो, सिंपल सी बात है कि मैंने लोन दिया, आप लोन वापस, बैंक पैसा लोन से कमाता है, ठीक है, बैंक पैसा लोन देके उसका मेन पैसा वहीं से आता है, उसी पे इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको पैसा दिया और आप मुझे नहीं दे पाए, तो आप एनपीए हो गए, सिंपल, कि आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो। अब टोटल बैड लोन्स जीएनपीए को दिखाता है, और एनएनपीए मतलब मान लीजिए कि आपने मुझे कुछ पैसा दिया या आपकी प्रॉपर्टी है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए दिया और 50 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, तो मैं 1 करोड़ जीएनपीए में तो पूरा आएगा, लेकिन एनएनपीए में ना ये प्रोविजंस माइनस किए जाते हैं, यानी कि आप नेट जो है एनपीए कितना बचा हमारा 50 लाख, ठीक है, तो वो एनएनपीए, तो एनएनपीए हमेशा कम होगा। तो आप एनएनपीए देखिए, इट्स नॉट अबाउट जी एन, हटाओ ये सब, हम कह रहे हैं कि एनपीए ही जो है वो लगातार घट रहा है। ये देखिए यहां पे हम खड़े हुए हैं, तो ये बहुत बहुत बहुत, क्योंकि अगर बैंक्स स्टडी होंगे ना भाई तो ही इकोनॉमी चलती है। पूरी इकोनॉमी इसी पे ही टिकी है, याद रखिएगा। फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है, बट फिस्कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बैंक्स, ठीक है। भारत में नए नए बैंक्स खुल रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। और ये इसलिए भी हुआ है दोस्तों कि डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं, लोन्स की मांग बढ़ रही है, स्टार्टअप में, तो ये सब का एक है ना, एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चेन इफेक्ट होता है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक एक करके। अब यहां पे बेसिकली ये जो आप रेड में देख रहे हो, ठीक है, ये 2016 से 2020 तक का आंकड़ा है, ठीक है ना। फिर ये जो ब्लैक में आप देख रहे हो ये 2025 है, और ये रेड में देख रहे हो ये साल है। अब आप देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 7% पे खड़ी हुई है, ठीक है, जो कि ये 5% पे थी 2016 में। बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी है, बट फिर भी बढ़ी है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहां पे आप माइनिंग की बात करें तो देखिए माइनिंग नेगेटिव में चली गई है, -2%। अब वो जाहिर सी बात है कि माइनिंग, भाई इस बार ऐसे कुछ कानून भी आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजंस आए कि, लेकिन दोस्तों ये नेगेटिव में गई है। और माइनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्राइमरी होता है, क्योंकि वहीं से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं जिससे आपको जो भी इन्वेस्टमेंट हो। देन उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मस्त गया है ऊपर, नई नई चीजें बनाई जा रही हैं। मैं तो देख रहा हूं कि भाई स्टेशन का रिवैम्प गजब हो रहा है, वो भी एसेट है सरकार के लिए, ठीक है। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, स्टेशंस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स, सरकारी ऑफिसेज, और भी बहुत सारी जो सरकार जिन पे पैसा डाल रही है, नई नई मशीन्स आ रही हैं, ठीक है, सरकारी कंपनीज। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए आप, ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, ठीक है, ये यहाँ पे है, ये बहुत अच्छी, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे जो यूटिलिटीज़ हैं जो सीधा सीधा आपको प्रभावित करती हैं वो ड्रास्टिकली घटी हैं, वो 2% पे आ गई हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक है, पिछले साल ज़्यादा था, इस बार आप देख सकते हैं कि 7% के करीब है। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज हमेशा वो बढ़ती ही रहती हैं, वो घटती नहीं है। तो सर्विसेज अगेन 9%, क्योंकि भाई 64% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा सर्विस सेक्टर का है, बल्कि 30 से 35 लाख लोग ही इन्वॉल्व हैं, बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम ट्रेड हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो ट्रेड हॉस्पिटल थोड़ा सा घटा है। वो दोस्तों इस बार बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, कम्युनिकेशन सर्विसेज की तो छोड़ दीजिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी में इस बार वैसा रहा नहीं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो घटा। फिर उसके बाद आप रियल एस्टेट की बात करें तो देखिए रियल एस्टेट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, ये हमने देखा कि प्रोफेशनल सर्विसेज और रियल एस्टेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस, ये भी बढ़ा है, ठीक है। तो ये सब मतलब ज़्यादातर चीज़ों में हमको ग्रोथ देखने को मिली है। एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्फ्लक्स, देखिए 404.6% पे यहां पे हम खड़े हुए हैं, क्योंकि भयंकर अनसर्टेनिटी है। जहां पे आज से 20 साल पहले हम यहीं पे थे, 64 पॉइंट, ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है। अब आप ये देख लीजिए कि 2023 में क्या था, 2024 में क्या था। तो आप देखिए कि एशिया में तो उतना उतना ही है, जो 2023 में था वही 2024 में था। $1 ट्रिलियन की बात हो रही है। बाकी वर्ल्ड में बढ़ा ही है एफडीआई, भाई जाहिर सी बात है, उसमें भारत में भी काफ़ी एफडीआई आया है। उसके बाद डोमेस्टिक डिमांड देख लीजिए आप, 56.9% है, और अब यहाँ पे 61.4 है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेबल है, बेसिकली यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हालांकि पिछली बार से थोड़ा कमी है, बट यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप, इफेक्टिव केपेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रांट जो दिया गया कैपिटल एसेट्स, यानी कि कैपिटल एसेट्स क्या है, जैसे मशीन्स, सरकारी मशीन्स, वो एक कैपिटल एसेट है। अगर रेलवे है तो
ट्रेन से जो है वो कैपिटल एसेट है, तो उसमें कितना ज़्यादा पैसा डाला गया है, ठीक है, तो ये भी बढ़ा ही है, 4.3% है, और इफेक्टिव केपेक्स यहाँ पे 4.3% पे खड़ा हुआ है, टोटल केपेक्स जो है वो 11.2% पे खड़ा है। तो ये एक समरी थी अगर बात करते हैं। और ये देख लीजिए आप, पीएलआई सेक्टर, प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई की, अगर आप ये सारे प्रोडक्ट ले रहे हो ना तो आपको सरकार इंसेंटिव देगी। इसमें सोलर ने तो तबाही मचा डाली है, भारत ना रिन्यूएबल में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, घर घर, मैं तो कह रहा हूं सोलर बनाए, बिजली बनाइए भाई, सोलर पैनल खरीदिए मेरे भैया, आपको सब्सिडी मिलेगी और आप बिजली का बिल आपका जीरो होगा। तो सोलर पीवी जो है इसमें तो देख लीजिए कि 160% है, एक्सपोर्ट ग्रोथ पॉजिटिव है, इंपोर्ट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। उसके बाद ये वाइट मेडिकल डिवाइसेस, फ्रूट, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ठीक ठाक बड़ी है, ये सब पीएलआई हैं, ठीक है। और जिसमें जिसमें प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है, मुझे लगता है सरकार को ना काफी प्रोडक्ट में और भी देना चाहिए, उन सब में अच्छी खासी ग्रोथ रेट हमको देखने को मिली है। बट जो बल्क ड्रग्स है, ठीक है, और टेलीकॉम है, वो नेगेटिव में गया है, ये एक थोड़ी सी बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए आप, फार्मा ले लीजिए, ड्रोन्स ले लीजिए, वाइट ग्रुप, मेडिकल डिवाइस, फूड प्रोडक्ट, सब के सब आगे गए हैं। तो ये एक छोटी सी समरी थी इकोनॉमिक सर्वे, मोटा मोटा मैंने सारी चीज़ें कवर ही कर दी हैं, आई होप आप समझे होंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।